Hello, my dear students. Myself Harsh Shukla, and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC square. So आज हम फिजिक्स में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं और जिसमें एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि है कैपेसिटर. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर होता क्या है. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर होता क्या है. आज हम जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे. ठीक है ना, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि कैपेसिटर होता क्या है. कैपेसिटर होता क्या है? तो कैपेसिटर देखिए, रेडियो वगैरह होगा घर में या फिर टेलीविजन वगैरह होगी, तो देखिए टॉफी शेप का एक गोला गोला निकलता नहीं है, ऐसा कुछ होता है. देखिए ऐसा कुछ होता है, कभी कभी ऐसा होता है, इधर एक तार लगा होता है, इधर एक तार लगा होता है. ठीक है ना, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है, इसमें दो तार ऐसे लगे होते हैं. ठीक है ना, ऐसे दो तार लगे होते हैं. ठीक है ना, तो अलग अलग शेप होता है. तो ये सब क्या है? ये सब है कैपेसिटर. तो कैपेसिटर को आदमी कहाँ कैसा बना रहा है वो उस पर डिपेंड करता है. तो कैपेसिटर किसी भी शेप का हो सकता है. क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है. ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं. ठीक है ना, गोला वाला बहुत कम मिलता है और मिलता है तो बहुत छोटे छोटे मिलते हैं. ठीक है ना, टॉफी साइज के. ठीक है ना, टॉफी साइज के. तो वो सब कैपेसिटर हैं, वो सब कैपेसिटर हैं. कुछ समय तो मतलब कुछ बात जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर जानते नहीं, जो पंखे वगैरह में लगता है तो बोलते हैं पंखा धीमा चला, इसका मतलब कंडेंसर बराबर है, कंडेंसर बदलना है, तो उसको भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं. समटाइम्स कंडेंसर आर आल्सो कॉल्ड, समटाइम्स कंडेंसर आल्सो कॉल्ड कैपेसिटर. ठीक है ना, तो कंडेंसर को भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं. ठीक है ना, अलग अलग यूज है उसका, अलग अलग जगह पर. ठीक है, तो कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है. कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है. क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कैपेसिटर क्या करता है? इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है मतलब चार्ज स्टोर कर रहा है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है मतलब चार्ज तो स्टोर कर रहा है. भाई चार्ज स्टोर करेगा तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी. ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज भी स्टोर करता है. इलेक्ट्रिकल चार्ज आल्सो स्टोर, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या कर लेता है? स्टोर करता है. ठीक है, अब कैपेसिटर भाई पाया किसमें जाता है? तो कैपेसिटर रेडियो में भी होता है, फैन में कंडेंसर लगा होता है उसको भी बोल सकते हैं, कूलर वगैरह होता है उसमें भी कंडेंसर लगा होता है, कभी भी चलता नहीं तो कंडेंसर खराब हो जाता है. ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं. तो एग्जांपल इसका हो सकता है रेडियो में लगा होता है. ठीक है, फैन वगैरह में लगा होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैपेसिटर लगे होते हैं. ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उसको जब हम चार्ज देंगे, उसको जब हम चार्ज देंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल डेवलप होगा. इफ वी गिव चार्ज टू अ इंसुलेटेड कंडक्टर, इफ वी प्रोवाइड चार्ज टू द इंसुलेटेड कंडक्टर, इट एक्वायर्स सर्टेन पोटेंशियल. ये जो है इसके पास एक सर्टेन कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल आ जाएगा. देखिए एक मिनट, if we give some charge to an insulated conductor, it acquires certain potential. जब हम इसको चार्ज देंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है, चार्ज दिए पोटेंशियल हुआ. अगर अब हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर. तो चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज को घटाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा. तो क्या कह सकते हैं? इफ वी इंक्रीज चार्ज देन potential increases,
अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा C इंटू V। इसी C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। इसी हम C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं C को? C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भाई? कैपेसिटेंस यहाँ पर Q इक्वल टू C इंटू V, और यही C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो यहाँ से अगर कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो C इक्वल्स टू Q अपान V हो जाएगा। C इक्वल्स टू Q अपान V नीचे चला जाएगा। अगर अब हम इसको डिफाइन करना चाहें कैपेसिटेंस को तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट, चार्ज आई एम V क्या है, पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहाँ पर देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल लिखने के बजाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख देते हैं। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर है इतना। अब बात आती है जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड भी तो किसी फैक्टर पर करता होगा। जो कैपेसिटेंस है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसको आप पास करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। पास करके नोट कीजिए, 1 2 3 कर लिए। चलिए फैक्टर्स, हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर क्या है जिन पर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है वो है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, कैपेसिटेंस भाई शेप और साइज पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर। अगर शेप और साइज चेंज होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर, क्या होगा, चेंज होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम प्लेट की एरिया की बात करते हैं, प्लेट एरिया, मान लीजिए प्लेट एरिया, भाई जो कैपेसिटर होता है उसमें प्लेट वगैरह भी, कैपेसिटर होता है उसमें प्लेट वगैरह भी होती है ना, तो हम प्लेट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेट है, एक कोई प्लेट है, प्लेट का एरिया ज्यादा होगा तो हम उसमें ज्यादा चार्ज दे पाएंगे। प्लेट का एरिया ज्यादा होगा तो हम उसमें ज्यादा चार्ज, भाई थाली बड़ी होगी उसमें हम ज्यादा खाना दे सकते हैं, थाली छोटी होगी उसमें हम कम ही दे पाएंगे ना। तो कम दे पाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, ज्यादा दे पाएंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। कम दे पाएंगे तो आदमी कम खा पाएंगे, ज्यादा देंगे तो आदमी ज्यादा खा पाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही जब यहाँ एरिया कम होगी तो कैपेसिटेंस, भाई एरिया कम हुई, चार्ज हम कम दे पाए, चार्ज कम दिए तो कैपेसिटेंस कम हुआ। एरिया ज्यादा है तो चार्ज हम ज्यादा दे पाएंगे, चार्ज ज्यादा दे पाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर है। तो ये शेप और साइज पर डिपेंड करता है। पहला किस पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर। दूसरा डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर। दूसरा डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर भी क्या होता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए कि है
ठीक, यहाँ पर एयर है, ठीक। एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एयर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1.006 या लगभग हम अप्रोक्सीमेट 1 मान लेते हैं। मान लीजिए एक कैपेसिटर कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर है, कोई कुछ नहीं है, एयर है। और मान लीजिए यहीं एक कैपेसिटर है, इसके बीच में एक ग्लास रखा है, इसके बीच में एक ग्लास रखा है, इसके बीच में क्या है? एक ग्लास रखा है। और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन आर, वो है 7। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 7.0, इट मीन्स 7, ठीक है ना? 7 है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी, रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर होगा मोर कैपेसिटेंस और यहाँ पर होगा लेस कैपेसिटेंस। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस, ठीक है ना? एप्सिलॉन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। जो कैपेसिटेंस है वो रिलेटिव परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। क्लियर इतना? रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना? तीसरा फैक्टर वो है कि मान लीजिए किसी कंडक्टर के बगल कोई और कंडक्टर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, ठीक है ना? तो अगर कोई एक कंडक्टर है, सॉरी, कोई एक कैपेसिटर है, उसके बगल एक कोई अगर अदर कंडक्टर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी कैपेसिटेंस पर हमारा फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से भी कैपेसिटेंस पर पड़ेगा। मतलब दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंट होने की वजह से भी कैपेसिटेंस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर इफेक्ट होता है। इसके बाद क्लियर, ये हो गई फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड। इन्हीं फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट, थोड़ा बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड। फराड नहीं, फराड ही बोल सकते हैं, वो जो फराड वाला होता है वो नहीं, ठीक है ना? फैरेड बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते जैसे ज्यादातर बोलते हैं फैरेड, फराड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना? तो बोल सकते हैं फैरेड। इसकी जो एसआई यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो होती है फैरेड, ठीक है ना? 1 फैरेड इक्वल्स टू कितना होता है? 1 फैरेड होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। अगर यहाँ से आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? बताइए। इसको हम करेंगे, कहाँ लिखें? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना? नोट के लिए इतना इरेज कर दें। चलिए इतना इरेज करके इसमें लिख देते हैं, ठीक है? 1 फैरेड को डिफाइन कर रहे हैं, 1 फैरेड। तो 1 फैरेड is said to be the addition of 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge, the addition of 1 coulomb of charge to increase its potential, by 1 volt, by 1 वोल्ट, ठीक है? 1 फैरेड को हम कह सकते हैं कि 1 फैरेड कहलाता है अगर हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ऐड करते हैं। अगर हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ऐड करते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 1 वोल्ट से इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अगर हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 फैराड।
1 coulomb of charge is added to increase its potential by 1 volt. If 1 coulomb of charge is added to increase its potential by 1 volt, then it is said to be 1 farad. ठीक है, अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं 1 फैरेड। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं 1 फैरेड। अच्छा, ये जो फैरेड यूनिट है, ये फैरेड जो है लार्जेस्ट यूनिट होती है। फैरेड ये लार्जेस्ट यूनिट है किसकी? कैपेसिटेंस की। फैरेड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, इसको भी लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना करके। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है। फैरेड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड क्या है? कैपेसिटेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया, चलिए पास करके नोट कीजिए, इसे पास करके नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। चलिए ऐसे थोड़ा देख लीजिए, ये कुछ कन्वर्जन में जब क्वेश्चन में दिया रहता है ना, कभी कभी माइक्रो फैरेड में दिया रहता है, कभी कभी मिली फैरेड में, कभी कभी पिको फैरेड में, तो उसको हम कैसे फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। तो अगर 1 मिली फैरेड दिया है, अगर 1 मिली फैरेड दिया है तो होता है 10⁻³ फैरेड। 1 मिली फैरेड में 10⁻³ फैरेड होता है। ठीक है, तो 1 माइक्रो फैरेड में होता है 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, 1 पिको फैरेड में होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है ना, ये अलग अलग पिको माइक्रो मिली में अलग अलग फैरेड होते हैं। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सॉरी, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, इरेज कर दें। चलिए हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। किसी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, वही हम देखने चल रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसका आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यही हम देखने चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, क्यू चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो भाई इसके सरफेस पर दबा देंगे। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस आर है और क्यू चार्ज पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है ना, अच्छा इस चार्ज को हम क्या सेंटर पर मान सकते हैं? मान सकते हैं, इसको हम सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। भाई हमने यहीं पर किया, यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, सेंटर पर मान सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम अंदर रखना चाहें तो हम अंदर भी रख सकते हैं, अगर हम अंदर रखना चाहें तो हम अंदर भी रख सकते हैं। किस केस में? हॉलो वाले केस में। वहां भी हमने पहले इसके पढ़ा था ना, हॉलो और सॉलिड का केस। तो सॉलिड में तो बाहर जाता है, लेकिन हॉलो वाले केस में हम अंदर भी रख सकते हैं किसी पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस आर है। ठीक है, अब इस स्फेरिकल जो कंडक्टर है, इसके अगर किसी सरफेस की अगर किसी भी पॉइंट पर हम बात करें तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, k/r होगा। k/r हो जाएगा अपने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताइए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ, पोटेंशियल at any point on the surface of a spherical conductor will be कितना होता है, v equals to 1/4 pi epsilon naught into q/r। यही तो होगा, बताइए।
क्लियर, ये होगा कि नहीं। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब ये कहाँ है, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये वैक्यूम में रखा है। स्फेरिकल कंडक्टर इज सिचुएटेड इन वैक्यूम। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये वैक्यूम में रखा गया है, तभी तो एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है। अब कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो कैपेसिटेंस होता क्या है, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू क्यू अपान वी। वी कितना आ गया अपना, इतना आया, C इक्वल्स टू क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, क्यू से क्यू कैंसिल, C आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C कितना आ गया, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब रेडियस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, रेडियस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा, रेडियस कम होगा तो कैपेसिटेंस कम। अभी हमने क्या बात किया था, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, तो शेप और साइज की बात की थी कि नहीं, यहाँ वो बात प्रूव हो गई कि नहीं, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो जो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ये है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पॉज करके इसको नोट कीजिए, इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैरेड। एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 पिकोफैरेड। तो C क्या दिया है, C। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने से क्वेश्चन इजी हो जाता है, और अगर स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में है तो अगर गिवन लिख के आता क्वेश्चन सॉल्व करने कहीं गलत भी हो गया तो स्टेप मार्किंग पे भी, स्टेप मार्किंग में गिवन पर भी नंबर मिल जाता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या दिया है, C इक्वल्स टू 50 पिकोफैरेड। क्या दिया है, 50 पिकोफैरेड दिया है। ठीक है। रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा आपको पोटेंशियल भी दिया, देखिए पोटेंशियल कितना दिया है, V 10⁴ वोल्ट दिया है। आपको रेडियस R कैलकुलेट करनी है, ठीक, और आपको कैलकुलेट करना है चार्ज Q। ये दो चीज निकालना है। ठीक है, ये दो चीज आपको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपने एक रिलेशन यही तो पढ़ा था, C इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से R क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से R हो सकता है अगर R आप करेंगे, यहाँ निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। R यहीं से निकलेगा, क्या होता है, रिलेशन हमने पढ़ा था, हाँ C इक्वल्स हमने पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ना। ठीक, तो अगर R हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब 9 इंटू 10⁹ क्लियर है। तो रखो भाई यहाँ पर 9 इंटू 10⁹। कैपेसिटेंस कितना दिया है, 50 पिकोफैरेड मतलब 50 इंटू 10⁻12 फैरेड। 9 5 45, R कितना आ गया 450 इंटू 10⁻3, या फिर R इक्वल्स टू 45 इंटू 10⁻2 मीटर, या फिर 45 सेंटीमीटर R आ गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, 45 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्या कर रहा है, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेट इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट। तो चार्ज हमें निकालना है, तो आपने पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV, सेकंड वाला है। ठीक है ना। Q इक्वल्स टू CV, आपको C भी पता है, कितना है C, 50 पिकोफैरेड मतलब 50 इंटू 10⁻12 फैरेड। V कितना है, V 10⁴ वोल्ट है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा
सॉरी -8 आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶ फिर 0.4 माइक्रोकूलम। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने आज कैपेसिटर का एक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, जिसमें हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, काम क्या है, ठीक है ना, किस पर डिपेंड होता है कैपेसिटर, ये सारी यूनिट वगैरह इसकी क्या होती है, और एक न्यूमेरिकल भी किया। और बाकी न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल आपको डीपीपी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।